नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में तीन वर्ग, और आज हम इन तीन वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर पहला वर्ग है पादरी वर्ग है, नंबर दूसरा अभिजात वर्ग है, नंबर तीसरा है कृषक वर्ग है। अगर हम पादरी वर्ग की बात करें तो ये ईसाई धर्म के पादरी थे। ईसाई धर्म के चर्च के मुखिया थे पादरी। और पादरियों की हम बातें करें तो यूरोप में पादरियों का भी एक बहुत ज्यादा महत्व था। पादरियों की अपनी कॉलेज हुआ करती थी, अपना इनका न्यायालय हुआ करता था, और ये भी कृषकों से टाइथ नामक एक धार्मिक कर लिया करते थे। और इसके साथ साथ हम बातें करें, किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति इन पादरियों को रास नहीं आता था या इनके खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसे ये धर्म से बाहर भी निकाल दिया करते थे। ये भी इन्हें पावर प्राप्त था। और जो ये संपूर्ण जो पादरी जो थे, ये रोम का जो पोप था, उस पोप की अधीनता में थे। और पोप जो था वो ईसाई धर्म का मुखिया हुआ करता था। और ये जो पादरी थे, फ्रांस, ब्रिटेन और हम जर्मनी की बात करें तो वहां पर भी ये जो पादरी थे, ये बड़े शक्तिशाली थे। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है अभिजात वर्ग है, अर्थात सामंतों का वर्ग है। शासक के बाद जो दूसरा स्थान हुआ करता था, वे सामंतों का हुआ करता था। सामंतों की हम बातें करें, इनके बड़े बड़े बाग थे, भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं के पास था। और इन सामंतों की भूमि पर ही किसान खेती किया करते थे। तो सामंतों का भी बहुत ज्यादा महत्व था। इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे सामंतों का। और इन सामंतों के बारे में मार्क ब्लॉक ने लिखा था। सामंतों के बारे में, सामंतवाद के बारे में लिखा था, किस तरीके से इनकी क्रियाक्रम, किस तरीके से ये किया करते थे। तो सामंत भी बड़े पावरफुल थे। और एक वर्ग था, कृषक वर्ग था, जिसके पास अपनी भूमि नाम मात्र की भूमि थी, उसी पर खेती किया करते थे। और मुख्यतः ये सामंतों की भूमि पर खेती किया करते थे। तो इन तीन वर्गों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीन वर्गों के बारे में जो आपके सिलेबस के अंदर है। यूरोप में तीन वर्ग, मुख्यतः हम बातें करें फ्रांस, ब्रिटेन और ये जर्मनी में था, ये तीन वर्ग थे। इनके क्या क्या, इनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इनका क्या जीवन था, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा इन तीन वर्गों को देख लेते हैं। अगर हम बात करें ये तीन वर्ग हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला वर्ग कौन सा है? पादरी वर्ग है। पहला वर्ग है पादरी वर्ग है। नंबर दूसरा, अगर हम वर्ग की बात करें, नंबर दूसरा जो वर्ग है वो है अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग है नंबर दूसरा, जिसमें मुख्यतः सामंत आते हैं मुख्यतः। नंबर तीसरा है कृषक वर्ग। नंबर तीसरा है कृषक वर्ग। तो इन तीन वर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बात करें जो ये पादरी थे। अब एक प्रश्न है, ये पादरी कौन थे? ईसाई धर्म का गढ़ था, रोम था। रोम में ईसाई धर्म का मुखिया पोप बैठते थे। ये जो पोप थे, इसे धार्मिक और राजनीतिक इसे अधिकार प्राप्त थे। और पोप जो थे, इस पोप की अधीनता में ही होते थे पादरी। पादरी की हम बात करें, जो पादरी होता है इस्लाम धर्म के, आप इसे मौलाना की तरह मान सकते हैं। ठीक है ना? किसकी तरह मान सकते हैं? मौलाना की तरह मान सकते हैं। जो चर्च होता है, मौलाना ये मस्जिद का इमाम होता है।
ये मौलाना मस्जिद का इमाम होता है। हम पादरी की बात करें, ये चर्च का इमाम बोल सकते हैं, या चर्च का धार्मिक आप इसे चर्च का एक पुजारी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पुजारी मान सकते हैं। इसके बाद हम सामंत की बात करें, ये सामंत जो है ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। और फ्यूड की हम बात करें, फ्यूडोलिज्म जो था उससे बना है। फ्यूडोलिज्म का अर्थ होता है भूमि का हिस्सा। तो इन सामंतों के पास भूमि का हिस्सा था। हम इन्हें भारत की हम बातें करें, भारत का आप इन्हें सूबेदार की तरह मान सकते हैं। भारत का आप इन्हें जागीरदार की तरह मान सकते हैं। किसकी तरह? जागीरदार की तरह भी आप इन्हें मान सकते हैं। इनके पास भूमि का हिस्सा होता था, और सबसे ज्यादा भूमि का हिस्सा भी इन सामंतों के पास था। एक था कृषक। इस कृषक को बेचारे को न जाने कितने कर देने पड़ते थे। धार्मिक कर इसको चुकाना पड़ता था, जिसे टाइथ कहा जाता था, और नमक भी इसे खरीदना पड़ता था। नमक की बातें करें तो व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी, जो उद्योगपतियों से इन्हें नमक खरीदना पड़ता था। 10 पाउंड इन्हें नमक खरीदना पड़ता था एक साल के अंदर। तो कहने की बातें ये है, तो जो ये किसान था इसके पास भूमि का भी एक नाम मात्र का हिस्सा था। बड़ी दयनीय स्थिति थी कृषक की हम बातें करें, काफी से कर देने पड़ते थे। आटा पिसाने के लिए भी ये सामंत की चक्की पर इसे जाना होता था। तेल निकलवाने के लिए भी सामंत की चक्की पर जाना होता था। तो ये था हमारा कृषक वर्ग था। ये तीनों वर्ग हैं। इन तीनों वर्गों के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इनकी स्थिति थी, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम बात करें इस अध्याय में, मैं आपको एक बात और पहले ही बता देता हूं, हमने इस टॉपिक में जो आपके सिलेबस के अंदर है उसमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें होगी उसे मैं एक बार आपको अंडरलाइन भी करा दूंगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे मैं एक बार अंडरलाइन करा दूंगा। ठीक है, हम बात करें इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। हम बातें करें मुख्यतः 9 से हम 1516 तक की हम बातें करें तो इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, अर्थात जो रोमन साम्राज्य था उसके पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हम बातें करें जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद हम बात करें साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रिय युद्ध होते थे। अब एक बात है, इस लाइन को आप अंडरलाइन करना, किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में, किसी भी राजनीतिक संगठित बल के अभाव में, जब कहीं पर राजनीतिक संगठित बल नहीं होता तो उस वजह से युद्ध होते हैं। किस वजह से युद्ध होते हैं? जब कोई राजनीतिक संगठित बल नहीं होता तो उसी वजह से युद्ध होते हैं। ठीक है ना, बल के अभाव में प्रिय युद्ध होते थे। अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई है। इसकी विशेषता जो है शाही रोम की परंपराओं से ली गई है, इसकी विशेषताएं। ठीक है, आगे हम बातें करें। ईसाई धर्म जो 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, ये 4वीं सदी से
रोम का राजकीय धर्म था ईसाई धर्म। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए रोम का जो राजकीय जो धर्म था वो था ईसाई धर्म था, इसे राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। अब एक प्रश्न है, ये राजकीय धर्म क्या होता है? राजकीय धर्म होता है राजा का जो धर्म है, जो देश का जो धर्म है। और पहले क्या होता था, जो राजा का जो धर्म होता था देश का भी वही धर्म होता था, पहले ऐसे माना जाता था। ठीक है ना। रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा, अर्थात जब रोम का पतन हो जाता है जब भी ये बचा रहता है, धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। तीन वर्ग, अब ये तीन वर्ग कौन कौन से हैं जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, से हमारा अभिप्राय तीन सामाजिक श्रेणियों से है। नंबर पहली श्रेणी कौन सी है तीनों में? एक है ईसाई पादरी है, नंबर दूसरा है भूमि धारक अभिजात वर्ग है, नंबर तीसरा है कृषक है। नंबर तीसरा कौन सा है? कृषक है। ये तीन वर्ग हैं, तीन वर्गों में पादरी, अभिजात वर्ग, सामंत और तीसरा है कृषक वर्ग। ठीक है, आगे हम बात करें। इन तीन वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। अर्थात इन बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। कई वर्षों तक ये गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं ये तीनों। ठीक है, आगे हम बातें करें। अगला है, पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहां तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। हम बातें करें पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहां तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भू स्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। हम बातें करें पिछले 100 वर्षों में हमें क्यों जानकारी प्राप्त होती है, कैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो चर्च के अंदर से कुछ पत्र प्राप्त होते हैं, कुछ विवाह के पत्र प्राप्त होते हैं, कुछ हम बातें करें कुछ जन्म के बारे में चीजें प्राप्त होती है, जो पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं, कुछ पुस्तकें प्राप्त होती हैं, कुछ कॉपियां प्राप्त होती हैं, उनके माध्यम से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। अब बात है सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लोक थे। कौन थे? मार्क ब्लोक थे। सामंतवाद पर सर्वप्रथम जो काम किया था फ्रांस के मार्क ब्लोक ने किया था। किसने किया था? फ्रांस के मार्क ब्लोक ने किया था। ठीक है, मार्क ब्लोक 1886 से 1944 फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लोक का सामंती समाज यूरोपीय विशेषकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंध और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। सामाजिक संबंधों, श्रेणियों, भूमि प्रबंध और उस समय की द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनका द्वारा किया जा रहा शोध अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। हम बात कर रहे हैं मार्क ब्लोक की। किसकी बात कर रहे हैं? मार्क ब्लोक की। ठीक है ना, मार्क ब्लोक की बातें करें। मार्क ब्लोक ठीक है, इसकी हम बातें करें 900 से 1300 ईस्वी तक।
900 से 1300 ईस्वी तक का इन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक राजनीतिक इन्होंने इतिहास लिखा है, ठीक है ना। इन्होंने सामंतवाद के बारे में जो हमें जानकारी दी है, इन्होंने ही सामंतवाद के बारे में जानकारी दी थी। सामंतवाद पर पहली बार चर्चा जो की थी मार्क ब्लॉक ने ही की थी। सामंतवादों का जो इतिहास को जो सामने लेकर आए थे, ये मार्क ब्लॉक ही सबसे पहले लेकर आए थे। सामंतवादों के इतिहास को सामने जनता के सामने यही लेकर आए थे। हम बातें करें, मार्क ब्लॉक से पहले राजनीतिक इतिहास ज्यादा लिखा जाता था, राजाओं का इतिहास ज्यादा लिखा जाता था, वृहद स्तर पर राजाओं का इतिहास लिखा जाता था। जनसाधारण का जो इतिहास था वो नाम मात्र का लिखा जाता था। मार्क ब्लॉक ने क्या किया, मार्क ब्लॉक ने जनसाधारण के इतिहास को जनता के सामने लेकर आते हैं। मार्क ब्लॉक इन्होंने सामंतवाद के स्थान पर, सामंतवाद का तो किया ही था उल्लेख, उसके साथ साथ उसके स्थान पर इन्होंने जो नीचे जो दुबले पुतले जो दबे कुचले जो लोग थे, उनका इतिहास भी ये सामने लेकर आते हैं मार्क ब्लॉक। और इसके बाद ये मार्क ब्लॉक बखूबी जनसाधारण का इतिहास लिख रहे थे। लेकिन लास्ट में हम बातें करें मार्क ब्लॉक की, इनके साथ क्या होता है, लास्ट में 1944 ईस्वी में हम बातें करें, नाजीवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में के समय 1944 में इसकी हत्या कर दी। इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब कर दी हत्या, 1944 में हत्या कर दी। कब कर दी, 1944 में इसकी हत्या कर दी थी नाजीवादियों ने, ठीक है ना। वरना अगर इसकी हत्या ना करते तो जनता के सामने और भी नए नए स्रोतों को ये लेकर आते और जनसाधारण का एक अच्छा इतिहास लेकर आते, ठीक है। अब बात है कि ये सामंतवाद की हम बातें कर रहे हैं, किसकी, सामंतवाद की। सामंतवाद जो है इसकी हम बातें करें, इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद फ्यूडालिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा है। और यह एक ऐसा समाज को इंगित करता है जो मध्य एशिया, मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली पर भी विकसित हुआ। हम बातें करें, हम सामंतवाद की बातें कर रहे हैं, क्या, किसकी, समाजवाद की हम बातें कर रहे हैं। अब सामंतवाद जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, सामंतवाद इसकी हम बात कर रहे हैं, सामंतवाद जो बना है फ्यूड शब्द से बना है। किससे, फ्यूड शब्द से बना है। ये जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है, ये जर्मन शब्द है फ्यूड, जिसका अर्थ इसी से निकलता है, फ्यूडालिज्म इसी से निकलता है, जिसका अर्थ होता है सामंतवाद, ठीक है ना, फ्यूडालिज्म। आगे हम बातें करें, इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा इसका अर्थ होता है, भूमि का टुकड़ा इसका अर्थ होता है, भूमि का टुकड़ा इसका अर्थ होता है, क्या होता है, भूमि का टुकड़ा इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे हम बातें करें, जो भूमि का टुकड़ा इसका जो अर्थ होता है, अगर हम बातें करें तो इनका जो अधिकार होता था भूमि पर होता था, भूमि का मुखिया होते थे और इनके ऊपर होता था राजा होता था।
लेकिन इन सामंतों को भी बड़े विशेष अधिकार मिले हुए थे, इन्हें बड़ी सुविधाएं मिली हुई थी और भूमि का बड़ा भाग इन्हीं सामंतों के पास था। इनकी हम बातें करें, सामंतवाद की हम बातें करें, भारत में आप इन्हें सूबेदार आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूबेदार कह सकते हैं। आप इन्हें जागीरदार कह सकते हैं, जागीरदार आप कह सकते हैं, जागीरदार कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये चलते थे, ठीक है। तो ये सामंतवाद है जो फ्यूड से बना है, और फ्यूड शब्द कहां का है? जर्मन शब्द। कहां का शब्द है? जर्मन शब्द है ये, ठीक है। आगे हम चलें। अब आप देखेंगे कि जो ये सामंतवाद है, आप इसे देखिए कहां कहां तक ये फैला हुआ है सामंतवाद, कहां कहां तक कैसे कैसे फैला हुआ है सामंतवाद, इसी के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। आप देखेंगे इंग्लैंड में भी ये सामंतवाद का जो मामला था, यहां पर भी ये फैला हुआ था। जर्मन राज्य में भी ये फैला हुआ है, आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये गोल, पेरिस यहां तक फैला हुआ है, फ्रांस तक, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया वियना तक फैला हुआ है, इटली तक ये फैला हुआ है। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक सामंतवाद का मामला यहां पर ये फैला हुआ है। यहां पर इन सारे साम्राज्यों में यही था, सामंतवाद था। और हम बातें करें जो जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप की अगर हम बातें करें, पश्चिमी यूरोप की अगर हम बातें करें, यहां पर सामंतवाद ही था। क्या था? यहां पर सामंतवाद था। जो ये सामंतवाद आपको यहां पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहां पर ये सामंतवाद का ही यहां पर ये प्रभाव, ये पूरा सामंतवाद का ही यहां पर ये दिखाई दे रहा है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है सामंतवाद का ही है। कोर्सिका, सार्डिनिया जो था, यहां पर भी यही था, ठीक है ना। इसके बाद मैड्रिड, स्पेन, तो यहां पर ये सारा यहां पर फैला हुआ है। ये सार्डिनिया, पीडमेंट जो थे, ठीक है ना, सार्डिनिया, पीडमेंट जो थे जर्मनी, तो ये जर्मनी, इटली में ये यहीं पर ये सारा ये पूरा जो क्षेत्र देखा हुआ है, यहां पर हमें सामंतवाद फैला हुआ था। जो पूरा आपको यहां पर डायग्राम में पीछे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। और सामंतवाद की हम बातें करें, सामंतवाद फ्यूड से बना है, जो जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और भूमि का इनके पास काफी अधिकार था, इसीलिए इन्हें सामंत कहा जाता था, सामंतवाद कहा जाता था। हमारे यहाँ पर जो जागीरदार होते थे, जो सूबेदार होते थे, उसी तरीके से पश्चिमी यूरोप में ये सामंतवाद होता था। कहां कहां तक इसका विस्तार, कैसे कैसे ये फैला हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद का एक तरह कृषि उत्पादन को इंगित करता है, जो सामंत लॉर्ड और कृषकों, पेशेंट्स के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषकों की हम बातें करें, कृषकों के पास नाम मात्र की जमीन थी, कृषकों के पास नाम मात्र की जमीन थी कृषकों के पास। तो ये अपना पेट भरने के लिए अपनी जमीन के साथ साथ ये सामंतों की खेती पर भी ये काम किया करते थे, ठीक है। संबंधों पर आधारित था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वो उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे, और इसलिए सामंतवादों ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। हम बात करें, सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिए थे, ठीक है। हम यहां पर हम बातें करें, यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शोर्लमेन 742-814 के काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, 11वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन फ्रांस के राजा शोर्लमेन के काल में पाई जाती है। ये जो प्रथा थी, इसकी शोर्लमेन के समय प्रारंभ हुई थी। ये 742 से 814 यहां माना जाता है। शोर्लमेन ये फ्रांस में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में इसकी जो ये प्रथा थी, इसकी हम बातें करें तो
ये फिर बाद में हम बातें कर रहे हैं 11वीं सदी में उत्तरार्ध में शुरू हुआ, फिर 11वीं शताब्दी में इसका विस्तृत रूप आ गया था शोर में। हम थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। हम बातें करें सामंतवाद। सामंतवाद, ठीक है। हम बात करें जो ये सामंतवाद है, शोर्ल शोर्लमैन, ठीक है। शोर्लमैन के समय 8वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी। 8वीं शताब्दी में ये शुरू हुई। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन इसने 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में ये संपूर्ण यूरोप में फैल गई। संपूर्ण का प्रयोग हम यहां पर पश्चिमी यूरोप के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? पश्चिमी यूरोप में फैल गई। पश्चिमी यूरोप में फैल गई, ठीक है ना। पश्चिमी यूरोप में फैल गई। इसमें मुख्यतः हम बातें करें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में ये फैल गई। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में ये फैल गई, ठीक है। यहां तक आ गया। और शुरुआत कहां से होती है इसकी? 744 एक अर्थात 8वीं एक शताब्दी में होती है। शोर्लमैन ने की थी। कहां के शासक थे ये शोर्लमैन? फ्रांस के शासक। कहां के शासक थे? फ्रांस के शासक। और हम बातें करें फ्रांस की, अगर हम बातें करें, यहां पर सामंतवाद का बहुत ज्यादा महत्व था फ्रांस में। और फ्रांस में जो ये विद्रोह हुए थे मुख्यतः ये सामंतों के खिलाफ ज्यादा थे। फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 की, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें सामंत को लॉर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लॉर्ड। और आगे हम बातें करें जमीन के काफी क्षेत्र पर अधिकार। जमीन के काफी क्षेत्र पर इनका क्या था? अधिकार था। जमीन के काफी क्षेत्र पर इनका क्या था? अधिकार था, ठीक है ना। इनकी भूमि पर हम बात करें, इनकी भूमि पर कृषक कार्य करते थे। हम ये कह सकते हैं इनकी भूमि पर कृषक कार्य करते थे। कृषक इनकी भूमि पर सेवा देते थे। क्या देते थे? सेवा देते थे। क्या देते थे? सेवा देते थे। उनके बदले उनको ये सैनिक सुरक्षा देते थे। उनके बदले सैनिक सुरक्षा देते थे। कौन देते थे भाई सैनिक सुरक्षा? सामंत देते थे। कौन देते थे? सामंत देते थे, ठीक है। यहां तक आ गया। अगली हम बातें करें जो कृषक थे, हम कृषकों की बात करें। जो कृषक थे, कृषकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो कृषकों के अधिकार थे, वो सारे अधिकार इन सामंतों ने अपने पास छीन लिए। किसने छीन लिए? इन सामंतों ने इन कृषकों के राजनीतिक, सामाजिक, जो आर्थिक जो अधिकार थे वे सारे के सारे इन्होंने अपने पास छीन लिए। ये सारे के सारे अधिकार किसके पास आ गए? सामंतों के पास आ गए। कृषक तो केवल अपना पेट भरते थे और गुजारा करते थे। बाकी कृषकों के पास कुछ भी नहीं था। सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो चीजें थी, सारी की सारी किसके पास थी? इन सामंतों के पास थी, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे हम चलें। अगला है फ्रांस और इंग्लैंड। अब कौन सा है? फ्रांस और इंग्लैंड। अब हम फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे
कैसी यहाँ की व्यवस्थाएं थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है। गोल, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, गोल ये, और ये यहाँ की जाति भी गोल थी भाई। ठीक है। ये रोमन साम्राज्य का एक प्रांत है, एक प्रांत था, में दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। हम बातें करें यहां पर क्या थे, रोमन साम्राज्य के एक प्रांत था में दो विस्तृत तट रेखाएं थी, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपने नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम दिया। क्या नाम दिया? गोल को अपना नाम दिया। किसने? फ्रैंक ने, को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। फ्रांसीसियों की हम बातें करें, चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे इनके, जो पोप द्वारा राजा सोल्मेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी जाने पर अधिक मजबूत हो गए। हम बात करें, फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ एक मजबूत संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा सोल्मेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई। सोल्मन से समर्थन, अर्थात जिस सोल्मन से इसने, हम बातें करें, रोम के जो पोप थे उन्होंने समर्थन लिया था और उसके बाद इसे सम्राट की उपाधि दी गई। पोप द्वारा राजा सोल्मन से समर्थन प्राप्त करने के उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी। हम सोल्मन की हम बातें करें, जो सोल्मेन थे, ये सोल्मेन जो थे, ये सोल्मेन कहां के शासक थे? ये फ्रांस के शासक थे। कहां के शासक थे? फ्रांस के शासक। ठीक है। 8वीं सदी, 8वीं शताब्दी, फ्रांस के शासक थे 8वीं शताब्दी। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे हम बातें करें, इस सोल्मेन ने, हम बात करें रोम की सहायता की थी। और रोम में कौन रहते थे? पोप रहते थे। कौन रहते थे? पोप रहते थे। तो इसने पोप की इसने सहायता की थी और पोप का इससे बड़ा अच्छा संबंध स्थापित हो गया था। पोप का सोल्मेन से बड़ा अच्छा संबंध स्थापित हो गया था और पोप ने इसे सम्राट की उपाधि दी थी। सम्राट की उपाधि दी थी, इसके लिए उपाधि दी थी। और इसी सोल्मेन की हम बातें कर रहे थे, सामंतवाद का जो उदय है वो इसी के समय सामंतवाद का उदय होता है, इसी सोल्मेन के समय। ठीक है। सोल्मेन के समर्थन प्राप्त करने से उसे पवित्र सम्राट की उपाधि दी गई। ठीक है, इस पर हम पढ़ चुके हैं। आगे है, एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमांडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। हम बातें करें, जो ये इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इन्हीं 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी, फ्रांस का प्रांत का नाम क्या था? नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास, हम फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास पढ़ेंगे। अर्थात हम बातें करें, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को भी जीत लिया था फ्रांस ने। ठीक है। आज जो ये इंग्लैंड जो बाद में एक बड़ा पावरफुल देश बनता है, लेकिन इसका अगर हम इतिहास में अतीत में जाएं तो हमें पता चलता है इसे भी जीता गया था। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास, 481 ईस्वी में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। कौन? क्लोविस, यहां का प्रारंभिक राजा था क्लोविस। अगला है, 486 में क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गोल का विजय अभियान प्रारंभ किया था। 496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे। हम बातें करें, जो फ्रांस में ईसाई धर्म का जो प्रारंभ माना जाता है वे 496 ईस्वी से माना जाता है और ये क्लोविस के समय से माना जाता है। किसके समय से? क्लोविस के समय से माना जाता है।
ये क्लोविस के समय से ये माना जाता है, ठीक है। और यहां पर 496 में फ्रांस के लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसको? ईसाई धर्म को स्वीकार बना कर लिया। अगला है 714 में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। चार्ल्स मार्टल है, ये राजमहल का मेयर बन जाते हैं। कब? 414 में। अगला है 451 में मार्टल का पुत्र पोप पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को आपदेश करके शासक बना और उसने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य का आकार दुगना कर दिया। कौन? मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक। ये पेपिन फ्रैंक जो था लोगों के शासक को आपदेश करके शासक बना, अर्थात जो लोगों का जो शासक था उसके स्थान पर खुद शासक यहां पर बन जाता है, ठीक है। आगे हम बातें करें, राज्य का आकार दोगुना कर दिया। 768 ईस्वी में पेपिन का स्थान उसके पुत्र शोर्लमैन ने ले लिया। अब ये शोर्लमैन जो है ये पेपिन का पुत्र था, चार्ल्स महान द्वारा लिया गया। अब ये पेपिन का स्थान उसके पुत्र शोर्लमैन ने लिया। ये पेपिन का पुत्र है शोर्लमैन, जिसके समय सामंतवाद का उदय माना जाता है फ्रांस में, ठीक है। सम्राट पोप लियो थर्ड ने शोर्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहना दिया। पोप लियो थर्ड ने। हम बातें करें, ये जो पोप लियो थर्ड थे, ये जो पोप लियो जो थर्ड थे, इसके बारे में हम बात अभी यहां पर कर रहे थे। पोप लियो थर्ड ये पोप लियो थर्ड थे। इसने इसे ताज पहना दिया शोर्लमैन को, पोप लियो थर्ड ने, और इसे सम्राट की पदवी दी थी। किसकी पदवी दी थी? सम्राट की पदवी दी थी पोप लियो थर्ड ने, ठीक है। पोप लियो थर्ड ने शोर्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहना दिया। 840 से नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले, अर्थात नॉर्वे की तरफ से वाइकिंग लोगों ने हमले किए। अगला है 3 वर्ग। अब हम बातें करें, ये 3 वर्ग जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा पहले भी कराए। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। जो फ्रांस के हम बातें करें, फ्रांसीसी जो पादरी थे वो ये विश्वास करते थे कोई भी व्यक्ति कार्य की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित होता है। या तो वो पादरी, या तो वो धार्मिक नेता बन जाता है, या अभिजात वर्ग में शामिल हो जाता है जिसमें सामंत थे, मध्यम परिवार था, या वो कृषक परिवार में शामिल हो जाता है। 3 प्रकार से वो शामिल होता है, ये बात कही गई थी, ठीक है। आगे हम बातें करें, 3 वर्गों में किसी एक का सदस्य होता है। एक है, एक बिशप ने कहा यहां वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। यहां वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं। जो पादरी हैं वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस प्रकार समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना है, ठीक है ना। हम बात करें जो फ्रांस में जो पादरी थे, फ्रांस में जो पादरी थे, ये पादरी कहा करते थे किसी भी व्यक्ति को गुणों के आधार पर 3 वर्गों में शामिल होना चाहिए। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में शामिल होना चाहिए। गुणों के आधार कितने वर्गों में? 3 वर्गों में शामिल होना चाहिए, ठीक है। नंबर हम पहली बातें करें, अगर वो नंबर पहला है, अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें पादरी वर्ग में शामिल होना चाहिए।
अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें पादरी वर्ग में शामिल होना चाहिए। नंबर दूसरा, वे या सैनिक या सुरक्षा करते हैं तो उसे अभिजात वर्ग में शामिल होना चाहिए। किसमें शामिल होना चाहिए? अभिजात वर्ग में शामिल होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर तीसरा है, अगर वो खेती करते हैं ठीक है ना, तो उसे कृषक वर्ग में शामिल होना चाहिए। किसमें शामिल होना चाहिए? कृषक वर्ग में शामिल होना चाहिए। तो गुणों के आधार पर इन तीन वर्गों में शामिल होना चाहिए। ये फ्रांस के पादरी कहा करते थे कि तीन वर्गों में व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। या तो वो गुणों के आधार पर पादरी हो जो पूजा पाठ करने का काम करते थे, या वो सैनिक सुरक्षा हो जो अभिजात वर्ग है ये काम करने वाला हो, या हम बात करें खेती करते हो, क्या करते हो, या वो लोग खेती करते हो। तो इस तरीके से इन वर्गों में शामिल होना चाहिए। तो तीन वर्गों की बात कही गई है। ठीक है, हम समझते हैं। 12वीं सदी में 12वीं सदी में बिंगेन के आबेस हेल्डगार्ड, किसने? हिल्डगार्ड। कहां के? बिंगेन। ठीक है, बिंगेन के हिल्डगार्ड ने लिखा, कौन चरवा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा? ओहो, बिंगेन के हिल्डगार्ड ने कहा था, कौन व्यक्ति घोड़े, गधा, बकरी और भेड़ों को क्या एक अस्तबल में रखेगा, एक बाड़े में रखेगा? वो भी उन्हें अलग अलग बाड़े में रखेगा। अलग जगह घोड़े रखे जाएंगे, अलग जगह गधे रखे जाएंगे। तो एग्जाम्पल दिया है व्यक्तियों का, तो इसी तरीके से व्यक्तियों को भी बांटा जाएगा। हिल्डगार्ड ने कहा है ये बात। ठीक है, हिल्डेगार्ड ने लिखा है, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा? इसलिए मनुष्य में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह ना करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। हम बातें करें बिंगेन के आबेश हिल्डगार्ड, बिंगेन के आबेश हिल्डेगार्ड, हम आबेश हिल्डेगार्ड की बातें करें। ये क्या कहता है इसको समझना। कहां का है? बिंगेन का है। ठीक है, ये क्या कहता है और क्यों कहता है? ये कहता है, कोई भी जो चरवाहा है उसके पास घोड़े हैं, गधे हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, तो उनको किसी एक बाड़े में नहीं रखेगा। उनको किसी एक बाड़े में नहीं रखेगा। गाय के लिए अलग, घोड़ों के लिए अलग, गधों के लिए अलग। कहने का मतलब है हर का लिए अलग अलग बाड़े रखेगा। वैसे ही जो मनुष्य है उसमें अलग अलग गुण होते हैं। अगर उन्हें एक ही बाड़े में या एक ही स्थान पर उन्हें रखा जाए तो आपस में वो लड़कर ही मर जाएंगे। तो उन्हें अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया जाए। ऊपर वाले ने सभी लोगों को बनाया है, लेकिन वो गुणों के आधार पर अलग अलग है। जैसे पृथ्वी पर और परलोक में ऊपर वाला भी इंसानों के बीच में अंतर करता है, विभाजित करता है, वैसे ही हमें लोगों को विभाजित करना चाहिए। ये कथन जो है बिंगेन आबेस हिल्डेगार्ड का है, ऐसा कहा है। तो जब ऊपर वाला भी अंतर करता है तो हमें भी अंतर उनमें करना चाहिए गुणों के आधार पर। जैसे जिसके अंदर गुण है तो उसको वैसे बांट देना चाहिए। जैसे एक चरवाहा एक ही बाड़े में सभी पशुओं को नहीं रख सकता, गधों के लिए अलग बाड़ा तैयार करता है, गधों के लिए अलग, घोड़ों के लिए अलग,
भेड़ों के लिए अलग, बकरियों के लिए अलग बाड़ा तैयार करता है, अलग अलग में रखता है, तो वैसे ही हमें भी इन लोगों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, अगला है दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। दूसरा कौन सा वर्ग है? अभिजात वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में वे सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे ही ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। ये वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। कौन सी प्रथा? वेस्लेज। इस वेस्लेज को भी हम समझेंगे। वेस्लेज प्रथा के कारण हुआ था, नामक एक प्रथा के कारण हुआ था। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेज कहते थे। अर्थात हम बातें करें, जो वेस्लेज जो प्रथा थी, इसी के कारण फ्रांस के शासकों का लोगों के साथ जुड़ाव था, वरना लोगों के साथ जुड़ाव उनका नहीं था, इसी के कारण था। ठीक है, इसे कहते थे। और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रेंक लोग भी थे, एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक वर्ग भूस्वामी के अधीन होते थे। ठीक है ना, यहां पर आप देखना, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेज कहते थे। और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों जिनमें से फ्रेंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी, तो इसका जो लगाव था यह वेस्लेज प्रथा के कारण था। किसके? वेस्लेज प्रथा के कारण था। वेस्लेज प्रथा के कारण, इस प्रथा के कारण लोगों से लगाव था। राजा होता था, राजा के नीचे सामंत होते थे, और सामंतों के नीचे कृषक होते थे। एक बात और समझना, राजा का नियंत्रण सामंतों पर होता था। राजा का नियंत्रण सामंतों पर होता था, सामंतों का नियंत्रण कृषकों पर होता था। सामंतों का नियंत्रण कृषकों पर होता था। इस तरीके से ये चलते थे। तो इस तरीके से यहां पर था। और वेस्लेज प्रथा के कारण शासक का यहां पर थोड़ा इन लोगों से थोड़ा जुड़ाव था, जो शासक का इनसे संबंध चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से था। समान रूप से विद्यमान थी। बड़े स्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन थे, और जबकि कृषक वर्ग भूस्वामियों के थे। तो बड़े वर्ग जो थे, ये वाले बड़े वर्ग आ गए। बड़े वर्ग ये किसके अधीन थे? राजा के अधीन थे। और कृषक वर्ग जो थे, इस सामंत के वर्ग के अधीन थे। इस तरीके से यहाँ पर प्रथाएं चल रही थी। ठीक है ना, अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर मान लेता था। जो ये अभिजात वर्ग था, ये राजा को अपना सीनियर मानते थे। अपन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा अपने सीनियर होते थे। तो जो अभिजात जो वर्ग है, ये मानते थे कि राजा हमारे ही भाई बंधु हैं। ये मानते थे कि जो राजा है वो हमारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन हमसे सीनियर है। क्या है? हमसे सीनियर है। ये राजा को सीनियर मानते थे। क्या मानते थे? सीनियर। ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ शेग्नियर, शिवामी, शाब्दिक अर्थ सीनियर मान लेते थे, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। शेन्यूर, लॉर्ड एक ऐसा शब्द से निकला है जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। जो ये लॉर्ड है, इसका अर्थ है रोटी देने वाला। हम भी प्रयोग करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। अगर आप इस लॉर्ड को देखोगे, बड़ा शब्द है साहब, रोटी देने वाला होता है लॉर्ड का। और भारत में जो वायसराय थे, उनके नाम के आगे भी हम लॉर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो रोटी देने वाला, वो हमें रोटी देते थे। कितनी अपमानजनक थे साहब। जब हम लॉर्ड करते हैं, काफी लॉर्ड कर जान, ये है वो है, लॉर्ड, अर्थ कितना है इसका, कैसा अर्थ निकलता है? रोटी देने वाला। और अंग्रेजों ने भी उन नामों के पीछे लॉर्ड सबके साथ जोड़ दिया, जिन्हें आज भी हम भारत के जब वायसराय पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, तो वहां पर पता चलता है सबके नाम के साथ हमें लॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? लॉर्ड मिलता है। ठीक है, रोटी देने वाला। दास वेशल की रक्षा करता था। दास की रक्षा करता था, अर्थात जो ये लॉर्ड है, एक ऐसा शब्द है
निकला है, जिसका अर्थ है रोटी देने वाला, ठीक है। और बदले में वे उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शब्दों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास वेशल को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था, ठीक है। यहां पर क्या था, इस लाइन को आप एक बार दोबारा समझना। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानता था। जो सामंत था, यह अपना स्वामी किसको मानता था? राजा को मानता था। किसको मानता था? राजा को अपना स्वामी मानता था। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर मान लेता था। ये जो अभिजात वर्ग था, राजा को अपना सीनियर मानता था। क्या मानता था? सीनियर मानता था। और वो आपस में वचनबद्ध होते थे। तो यह आपस में इनका वचन होते थे, भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारे लिए क्या करोगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इनका आपस में वचन होते थे, और वचन भी इनका गीता पर हाथ रखकर होते थे, वचनबद्ध होते थे। शेन्यू लॉर्ड, लॉर्ड एक ऐसा शब्द है जिससे निकला है, जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। लॉर्ड का अर्थ क्या होता है? रोटी देने वाला। दास वासाल की रक्षा करता था, दास की रक्षा करता था। ये दासों की भी रक्षा करते थे, और बदले में वो उसके प्रति निष्ठावान रहते थे, दासों की रक्षा करते थे। इन्होंने दासों से बता रखा था कि भाई जो दास तुम हो ना, तुम्हारी रक्षा हम करते हैं, तुम्हारी रक्षा हम करते हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है तुम हमारे खेतों पर काम कीजिए। किस पर काम करो? तुम हमारे खेतों पर काम करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भाई हम करते हैं। तो कम से कम आप लोग खेतों पर तो काम करो। जब हम तुम्हारी इतनी रक्षाएं करते हैं, तो तुम कम से कम हमारा खेतों पर काम करो। तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, तुम खेतों पर काम करो। और इनसे दासों से शपथ भी लेते थे। ये अभिजात वो जो वर्ग था, ये शपथ लिया करते थे दासों से, भाई तुम सच में हमारे खिलाफ विद्रोह तो नहीं करोगे, ठीक है। इनसे शपथ लिया करते थे, ठीक है। अगला था बदल, और बदले में वो उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शब्दों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। और इनसे शपथ किसकी दिलाते थे? बाइबल की दिलाते थे, बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। और इसके मालिक के द्वारा कोई मिट्टी का डला या कोई छड़ी या लिखित प्रारूप दिया जाता था कि तुम इस भूमि पर खेती करो, तुम इस भूमि पर खेती करो। ऐसा था यहाँ की व्यवस्था, ऐसी थी यहाँ की व्यवस्था, ठीक। आगे हम बातें करें। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। जो सामंती सेना फ्यूडल लीव्स कहलाती थी, वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। हम बातें करें, अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, और वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। सामंतों को काफी अधिकार था। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चारागाह और उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था, ठीक है ना। हम बातें करें सामंत। जो सामंत थे, इनके ऊपर था राजा। हम सामंतों की बातें करें, सामंतों की अपनी भूमि हुआ करती थी। भूमि पर अधिकार होता था। भूमि पर क्या होता था? अधिकार इनका होता था, अपनी भूमि पर अधिकार होता था। इस भूमि पर खेती ये कृषकों द्वारा कराते थे। कृषकों द्वारा खेती कराते थे। किसको? कृषकों द्वारा यहां पर खेती कराई जाती थी। ये कृषकों के द्वारा उस पर खेती कराते थे, ठीक। इनके अपने न्यायालय होते थे। न्यायालय इनके अपने होते थे,
अपने इनके न्यायालय होते थे, ठीक है। और जो कृषक थे इसी के अधीन होते थे, अपनी ये मुद्रा जारी कर सकते थे, अपनी ये मुद्रा जारी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, अपनी ये मुद्रा जारी कर सकते थे। और हम बातें करें जहां ये लोग निवास करते थे उसे मैनर कहा जाता था। मैनर सामंतों का निवास स्थान, सामंतों का निवास स्थान उसे क्या कहा जाता था, मैनर कहा जाता था, जहां पर सामंत निवास करते। सामंतों का जो निवास स्थान था उसे मैनर कहा जाता था। अपनी इनकी अदालतें हुआ करती थी और अपनी इनकी भूमि हुआ करती थी जिस पर खेती करते थे। और अगला था, हम बातें करें, ये अपनी मुद्राएं भी चलाते थे। क्या चलाते थे, अपनी मुद्राएं चलाते थे। राजा को ये अपना सीनियर मानते थे, सीनियर मानते थे, ठीक है ना। एक प्रयोग मैं आपको बता रहा था, लॉर्ड का प्रयोग करते थे ये। लॉर्ड का अर्थ होता है रोटी देने वाला, रोटी देने वाला। लॉर्ड का अर्थ होता है रोटी देने वाला, लॉर्ड का अर्थ होता है, तो लॉर्ड का प्रयोग भी ये लोग किया करते थे। किसका प्रयोग, लॉर्ड का प्रयोग भी करते थे, जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाले। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके लिए भी हम लॉर्ड का ही प्रयोग करते हैं। जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, ठीक है। इस तरीके से इनकी व्यवस्थाएं चला करती थी। अगला है मैनर की जागीर, मैनर की जागीर। लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था। हम बातें करें, अगर कल को पूछ लिया जाए, इस मैनर को आप नोट कर लीजिए, कल को आपसे पूछ लिया जाए मैनर, मैनर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो सामंत का जो भवन होता था उसे मैनर कहा जाता था। सामंत का जो भवन होता था उसे मैनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैनर कहा जाता था, ठीक है ना। आगे हम बातें करें, वे गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। हम बातें करें, किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। इन्हें क्या था, परिवार इनकी भूमियों पर खेती किया करते थे। अगर कोई छोटा था, 50 एक परिवार हो सकते थे उसकी अधीनता में, उसकी मैनर भवन, और बड़ा था उसके पास 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ाई लोड के औजारों की देखभाल करते थे और हथियारों की मरम्मत करते थे। लोहार भी इनकी सेवा में लगे हुए रहते थे, इनके हथियार तैयार करते थे। इनके हथियारों की धार तेज करते थे, पत्थर में रगड़ते थे, तलवारों की धार तेज किया करते थे। और उन्हीं तलवारों से ये उन्हीं मजदूरों को, कृषकों को मारा करते थे। ऐसी थी व्यवस्थाएं, ठीक है ना, ये थी व्यवस्था। अगला है, उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ाई लोड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राज मिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। राज मिस्त्री भी लगा रखे थे बंदों ने, उनकी देखभाल करते थे। औरत वस्त्र काटती थी, औरत जो थी वो वस्त्र काटती थी, अर्थात सूत काटती थी औरत, ठीक है ना, एवं बुनती थी। और बच्चे लोड की मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत जागीरों में विस्तृत आर्नीय भूमि और वन होते थे जहां लोड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे जहां उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। हम बातें करें, जागीरों में विस्तृत आर्नीय भूमि होती थी, जंगल होता था, वन होते थे जहां लोड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे जहां उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था। हम बातें करें, जो ये मैनर भवन था, अर्थात सामंत का जो भवन था, इसकी जो भूमि होती थी, उस भूमि पर 50-60, हम बातें करें, जो मैनर भवन था, मैनर भवन था, मैनर भवन, मैनर भवन ये था। सामंत का भवन,
सामंत का भवन। किसका भवन? सामंत का भवन। इसकी जो जागीर होती थी, इसकी जो जागीर होती थी या भूमि होती थी, उस पर 50-60 परिवार काम करते थे। काम करते थे, 50-60 परिवार काम करते थे इसकी भूमि पर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, वन होते थे, वन भी होते थे, अर्थात जंगल होता था। क्या होता था? जंगल होता था। जहां पर ये सामंत शिकार खेलने के लिए जाया करता था, और इसी जंगल में एक ये दुर्ग भी बनाता था, और इसी जंगल में एक हम बातें करें जो गिरजाघर बोल दे, जिसे गिरजाघर बनाता था, धार्मिक भवन भी बनाता था। इस तरीके से था, ऐसा जीवन था सामंतों का, बड़ा विलासी जीवन था सामंतों का, बड़ा अद्भुत जीवन था सामंतों का। जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो सामंतों का बड़ा अद्भुत जीवन हमें मिलता है, बड़ा विलासी जीवन था इनका। इनकी अपनी अदालतें हुआ करती थी, अपनी मुद्राएं हुआ करती थी सामंतों की। 50-60 परिवार जिसमें काफी सदस्य होते थे, वो इनकी भूमि पर खेती किया करते थे, उनकी जान माल की हिफाजत ये करते थे, और वो दिन भर इनके पास मजदूरी किया करते थे। केवल क्या मिलता था? बस तुम काम करो और तुम्हारी जान माल की हिफाजत हम करेंगे। तो कैसी व्यवस्थाएं थी। इसीलिए तो इस व्यवस्था के खिलाफ फ्रांस में क्रांति होती है, ब्रिटेन में भी अपने अधिकारों के लिए क्रांति होती है, इस व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि ये व्यवस्था बड़ी खराब थी। खुद सामंत जो थे एक विलासी जीवन जीते थे, और बाकी जो लोग थे वो बड़ी गरीबी का जीवन जिया करते थे। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहां पर आपको डायग्राम भी हमने थोड़ा आपके लिए सिलेक्ट किया था। यहां पर आप देखिए, यहां पर बेकार भूमि है, ये बेकार भूमि है, ये जंगल है, ये जंगल है, आप देखेंगे ये जंगल है, ये बेकार भूमि है। ये यहां पर आप देखेंगे सड़कें जा रही हैं, कैसे इन सामंतों की सड़कें जाया करती थी, ठीक है ना। ये सड़क जा रही है, ठीक है ना। ये चारागाह है, सार्वजनिक चारागाह है, ठीक है ना। फिर इधर भी फिर ये सड़क का जाल दिखाई दे रहा है। ये पतझड़ में बीज बोना, और ये है मैनर भवन है, यहां पर गिरजाघर है, यहां पर तालाब है, यहां पर चक्की है। देखिए ना क्या व्यवस्था है। यहां पर घास का मैदान है नीचे, और यहां पर बेकार भूमि है, यहां पर दलदल है, ठीक है ना। और बसंत में बीज बोना, ये बसंत में बीज बो रखा है, यहां पर खेत है, यहां पर, ठीक है ना। यहां पर खेत है, यहां पर क्या है? खेत है। यहां पर क्या है? भवन है। सामंत का क्या है? भवन है। यह सामंत का भवन है, यहां पर सामंत रह रहा है। और यहां पर भी ये भी उपजाऊ जमीन है। क्या है? उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है ये भी, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए उपजाऊ जमीन है। ये सार्वजनिक चारागाह है, ये चारागाह है, ये चारागाह है। यहां पर पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? यहां पर पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता था। सभी का मिला जुला था, यहां पर पशु चरते थे। आपने देखा होगा बरसात के समय खेत खाली रहते हैं तो पशुओं को भी चराते हैं, गांव में देखा होगा। तो यहाँ पर पशु चरते थे। यहाँ पर क्या चरते थे भाई? सार्वजनिक चारागाह थे, यहाँ पर पशु चरते थे, पशु चरा करते थे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका यहाँ पर देखो मैनर भवन है, यहीं पर इसने गिरजाघर भी बना रखा है। ये इसका सामंत का भवन है, और यहाँ पर खेत हैं। सामंत के भवन के पास क्या है? खेत है। देखिए व्यवस्थाएं, देखिए आप लोग एक बार व्यवस्थाएं देखिए। यहां पर खेत हैं, यहां पर भी खेत बो रखे हैं, ठीक है ना। यहां पर फिर घास के मैदान है इसके पास। यहां पर चक्की है। क्या है? चक्की है। यहां पर तालाब है, यहां पर टहलते टहलते यहां पर आ जाता है। और यहां से अपने घर से, यहां से ये
सड़कों के मार्ग से इस तरीके से निकलता है, फिर घास के मैदानों तक पहुंच जाता है, चारागाहों तक पहुंच जाता है, फिर ये जंगल में भी पहुंच जाता है इस तरीके से, फिर इधर सड़क निकल जाती है, तो इधर हम देखेंगे इधर भी बंजर भूमि है, इधर भी खुली जगह है, ऐसा घूम जाता है, फिर सड़क इस तरीके से निकल जाती है। क्या व्यवस्थाएं थी, क्या अद्भुत नजारा था सामंतों का साहब, क्या जीवन था सामंतों का। एक अच्छा खुली जगह है, उपजाऊ जमीन भी है, क्या है, एक उपजाऊ जमीन है, खेती करते हैं, 50-60 परिवार खेती करते हैं, उसके पास मजदूर हैं साहब, खुद की चक्कियां हैं आटा पीसने की, सारी व्यवस्थाएं हैं। किस तरीके से उसका साम्राज्य फैला हुआ था उसका सामंत का, ये सारी व्यवस्थाएं, सड़कों के माध्यम से इधर से उधर घूम जाते थे, गिरजाघर बना रखा है वहीं पर अपने मेनर भवन के पास, ऐसा था, ऐसी थी सामंतों का जीवन। जो ये क्रांतियां, जो फ्रांस की क्रांतियां होती है, आपको क्या लगता है ये क्रांतियां यूं ही हुई है ना? ऐसा नहीं है भाई, बड़े तंग आ चुके थे लोग यहाँ पर फ्रांस की क्रांति में, सामंतों से बहुत तंग आ चुके थे, तब जाकर क्रांति की जाती है। और क्रांति तंग जब लास्ट एक जो पिटारा जो होता है ना बुराई का, जिसे बुराई का पिटारा बोलते हैं, जब पिटारा एक पूरा भर जाता है बुराई का, तब जाकर क्रांति की जाती है, तब जाकर क्रांति की जाती है, जब पिटारा एक पूरा भर जाता है। वही व्यवस्था यहां पर थी, वही व्यवस्थाएं यहां पर थी, जब पिटारा एक पूरा भर जाता है तब जाकर ये क्रांतियां की जाती हैं। ऐसी ही क्रांति यहां पर की गई थी, और ये था उसका किस तरीके से अद्भुत उसका नजारा था। ठीक है ना, आगे हम चले, अगला है 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, अर्थात 13वीं सदी में और भी दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे वो नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। किसका? नाइट के परिवार का। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, उनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीजों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। हम बातें करें जो ये मेनर थे, सामंत थे, ये आत्मनिर्भर नहीं थे, खुद काम ये कुछ खुद नहीं कर सकते थे, इन्हें चक्की के पार्ट दूसरी जगह से मंगाने पड़ते थे। और हम बातें करें नमक, जो चक्की से आटा पीसते थे, नमक पीसते थे, ये सारी चीजें इन्हें बाहर से मंगानी पड़ती थी, या बाहर के मजदूर जो काम करते थे उनसे लेना पड़ता था इन्हें। और जो विलासिता, जो शराब के जो प्याले होते थे, अद्भुत प्याले होते थे सोना चांदी के, कुछ चीजें जो होती थी उन्हें भी ये बाहर से मंगाते थे। पूरी तरीके से ये आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे लोगों पर ये भी निर्भर थे। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से खुद ही आत्मनिर्भर थे, ये दूसरे लोगों पर ये खुद भी निर्भर थे भाई। ठीक है, दूसरे स्थानों से प्राप्त करने पड़ते थे। अगला है नाइट। अब बात है कि ये नाइट क्या है। मेनर तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये नाइट है, और ये नाइट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, नाइटहुड, नाइट की उपाधि, ये नाइट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रिय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल आश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नया वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से, वो लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे फीफ कहा गया है, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया।
फीफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 2000 एकड़ या उससे अधिक भूमि में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवारों के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। ठीक है ना। हम बातें करें, एक नाइट से एक परिवार निकल कर आता है। कौन? नाइट्स निकल कर आता है। ठीक है, हम नाइट्स की बातें करें, इसने एक नया वर्ग को बढ़ावा दिया। ये लॉर्ड से उसी प्रकार का संबंध था जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध रखता था। हम बातें करें नाइट, राजा, लॉर्ड और नाइट, राजा, लॉर्ड और नाइट। राजा जैसा, लॉर्ड जैसा संबंध राजा से रखते थे, संबंध वैसा ही संबंध नाइट लॉर्ड से रखता था, वैसा ही संबंध इससे रखता था। किससे रखता था? नाइट से रखता था। ठीक, यहां तक हो गया। इससे ऐसा ही संबंध रखता था। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, ये जो सामंत है, कौन? सामंत, सामंत। ठीक है, ये सामंत इन नाइटों के लिए क्या करता था? 1000 2000 एकड़ भूमि इनके लिए देता था, भूमि देता था, भूमि देता था। कितनी? 1000 या 2000 भूमि इनके लिए देता था। किसके लिए? नाइटों के लिए। ठीक है, ये अब इस भूमि की देखभाल करते थे नाइट सामंतों के बाद आ रहे हैं, लॉर्ड के बाद आते हैं नाइट। ठीक है, ये इसकी देखभाल करते थे। इनकी सुविधा के लिए इनके लिए चक्की, मदिरा बनाने की भट्टी, मदिरा बनाने की भट्टी और इन नाइटों के जो अधीन जो लोग रहते थे, अब इनके अधीन ये भी काम कराएंगे खेतों से, किसी से अधीन लोगों के रहने की व्यवस्था, रहने के लिए भूमि देते थे और इनके लिए, इन नाइटों के लिए सामंत गिरजाघर भी बनाते थे। क्या बनाते थे? गिरजाघर भी बनाते थे, गिरजाघर। अब आप समझना थोड़ा सा इसको, यहां पर क्या है? राजा के अधीन है लॉर्ड, अर्थात सामंत जो हैं, लॉर्ड सामंत जो हैं ये राजा के अधीन है। इनके अधीन थे नाइट। इन नाइटों को सामंत क्या करते थे? 1000 या 2000 भूमि इनके लिए, एकड़ भूमि इनके लिए देते थे। 1000-2000 एकड़ भूमि इनके लिए देते थे। सामंत देता था इन नाइटों के लिए। नाइटों का तीसरा वर्ग था। सामंत इनके लिए चक्की की व्यवस्था भी करता था इनके लिए। इसके बाद हम बातें करें, चक्की की व्यवस्था भी हो गई, साथ में इनके लिए गिरजाघर भी बनाता था। साथ में जो इनके अधीन जो लोग रहते थे उनके लिए भी जगह देते थे। तो ये नाइट जो है ये लॉर्ड के बाद आते हैं और लॉर्ड ने इन नाइटों के लिए काफी भूमि पर इनको अधिकार दे दिया था और ये इन्हीं की, लॉर्ड की, सामंत की अधीनता में ये काम करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है। मदिरा संपीड़क ये हमारा हो चुका। ठीक है, अगला है सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। जो नाइट था ये लॉर्ड के लिए निश्चित रकम भी देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अब देखो क्या था, जो ये लॉर्ड था
जो ये लॉर्ड था, लॉर्ड को नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होती थी। हम बातें करें, अब ये जो नाइट थे, हम नाइटों की बातें कर रहे थे, यहां पर समझना थोड़ा नाइटों को आप लोग। ये जो नाइट थे, ये कहते थे, ये शासक को अपनी सैनिक सेवा भी देते थे, सैनिक सेवा देते थे, और ये शासक को निश्चित धन देते थे, अर्थात जो इन्हें भूमि दी गई है नाइटों को, उसके बदले में ये धन देते थे। और ये नाइट जो थे, ये सैनिक तैयार करते थे, और ये पुतलों के साथ ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग किसके साथ करते थे? पुतलों के साथ ये ट्रेनिंग करते थे। किसके साथ ट्रेनिंग करते थे? ये पुतलों के साथ भी ये ट्रेनिंग किया करते थे। किसके साथ? पुतलों के साथ ट्रेनिंग करते थे। ये नाइट वाले थे, और नाइट वाले शासक को भी अपनी सेवाएं दिया करते थे। ठीक है, अपनी सेवाएं दिया करते थे नाइट। और ये नाइट जो वर्ग है, अब ये नाइट वर्ग का उदय हो चुका है। पहला राजा था, राजा के बाद सामंत थे, और सामंतों के बाद जिस वर्ग का अब एक उदय और हुआ था, उस वर्ग का नाम था नाइट था। क्या नाम था? नाइट था। और ये नाइट सामंत के प्रति वफादार होते थे। सामंत के प्रति ये वफादार होते थे जो ये नाइट थे। ठीक है, और इन नाइटों को सामंत ही 1000 या 2000 एकड़ भूमि देते थे। तो नाइट वर्ग का भी उदय हो जाता है। ठीक है, अगला है 12वीं सदी में गायक फ्रांस के मेनरो में वीर राजाओं और नाइट्सों की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। हम बातें करें 12वीं सदी में, अब जो गायक थे फ्रांस के मेनरो में, अर्थात सामंतों के भवनों में, इसमें सामंतों के भवनों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो असंत्य ऐतिहासिक और असंत्य काल्पनिक होती थी। अर्थात अब क्या था, गांव में आज भी ऐसे बहुत से कवि हैं जो कहानियां सुनाया करते हैं आज भी। ठीक है ना, अलग अलग उनका अलग अलग नाम है। ठीक है ना, भरतपुर की, अगर राजस्थान में भरतपुर जिले में एक मीरासी जाति है जो विवाहों में कहानियां सुनाती है, वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती है, वैसे ही यहां पर भी कहानियां सुनाई जाती थी राज दरबार में। और कुछ कहानियां ये ऐतिहासिक भी होती है और कुछ ये काल्पनिक होती है। क्या होती है? कुछ ये काल्पनिक होती है। ठीक है, आगे हम बातें करते हैं। ऐतिहासिक और आंशिक काल्पनिक होती थी उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी। ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। ये चारण जो जाति है, ये चारण जाति हमारे, अगर हम बातें करें राजस्थान में भी ये चारण जाति है। ये भी राजाओं का इतिहास लिखते थे, राजाओं का इतिहास लिखते थे, और मुख्यतः राजा से इन्हें धन चाहिए होता था, तो राजाओं का ये इतिहास बढ़ा चढ़ा कर भी लिख दिया करते थे ये चारण। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चारण बढ़ा चढ़ा कर भी राजा का इतिहास लिख दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे हम बातें करें, अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था जहां मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्रित होते थे। ये एक गायक दीर्घा होती थी जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। तो यहां पर हम बातें करें, भोजन करते समय भी इनका मनोरंजन किया जाता था, ऐसा होता था। आज भी आप शादी विवाहों में देखोगे बहुत सी जगह जहां बारात आती है गांव में, वहां पर कुछ आसपास के गायक होते हैं और उस बारात के बारे में पहले कुंडली देखते हैं उस बारात की, कि जो ये दुल्हा का जो पिता है
ये कैसे बैकग्राउंड का है, तो उससे संबंधित कुछ गाने जोड़ते हैं, संगीत जोड़ते हैं और उसे गाते हैं। वैसे ही यहां पर भी ऐसा गाया जाता था 12वीं सदी में, ठीक है। मैंड्रो भवनों में, सामंतों के भवनों में ऐसी सभाएं चला करती थी संगीत के बारे में, ठीक है। अगला है प्रथम वर्ग पादरी वर्ग। अब प्रथम वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग था। अब ये जो पादरी वर्ग, जो प्रथम वर्ग है, इसके बारे में भी हमें जानना है। ये जो पादरी वर्ग है, ये कैसा वर्ग था? पादरी ईसाई धर्म को मानने वाला था, इसे प्रथम श्रेणी, प्रथम वर्ग में इसे शामिल किया गया था। उसके बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है ना। हम बात करें, कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमि थी जिनसे वो कर उगा सकते थे, इसलिए ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। अर्थात क्या था, इस पादरी वर्ग के लिए राजा ने भूमि दे रखी थी, उस पे कर उगाने का भी इनको ही अधिकार दे रखा था पादरियों को, तो उस भूमि पर राजा का भी कोई अधिकार नहीं था, ठीक है ना। इसलिए ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? पोप थे, जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिस्पो तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते थे, ठीक है ना। हम बातें करें, यहां तक यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शक बिस्पों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषक दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वो शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ या टाइथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। अगला है, चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनी की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाया गया तरीके की नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाज और तौर तरीके को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया, ठीक है ना। अब हम यहां पर चर्च के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग पादरी। प्रथम वर्ग कौन था? पादरी। पादरी प्रथम वर्ग कौन सा था? पादरी। समझना, इसे विस्तार से हम समझेंगे सारी चीजों के बारे में। प्रथम वर्ग था पादरी। इनका जो मुखिया होता था, ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का मुखिया जो होता था, मुखिया जो होता था उसे बोलते थे पोप। क्या बोलते थे? पोप, ठीक, पोप बोलते थे। और ये पोप मुख्यतः रोम में होता था। कहां पर? रोम में। रोम में बैठता था पोप, ठीक है। इस्लाम धर्म का मुखिया खलीफा माना जाता है। उसी तरीके से ईसाई धर्म का जो मुखिया माना जाता था वो पोप माना जाता था। कौन माना जाता था? पोप माना जाता था, ठीक, राइट। इसके बाद इस पोप की अधीनता में, इस पोप की अधीनता में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यहां पर इसकी अधीनता में जो होते थे वे होते थे बिशप और पादरी होते थे। कौन होते थे? बिशप और पादरी होते थे। इसकी अधीनता में कौन होते थे? बिशप होते थे और पादरी होते थे। किसकी अधीनता में थे?
ये पोप की अधीनता में थे, बिशप और पादरी। कहां कहां? फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में इसकी अधीनता में थे। यहां तक डन, ठीक। इसके बाद अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी इन बिशप और पादरियों के लिए, इनके लिए जमीन दे रखी थी। क्या दे रखी थी? जमीन। हम कहें इनके लिए भूमि दे रखी थी, भूमि। ये जो भूमि थी, ये बिशप, पादरी, ये जो कैथोलिक जो लोग थे, इनकी भूमि थी। किसकी? कैथोलिक लोगों की भूमि थी, कैथोलिक लोगों की भूमि, ठीक है। इस भूमि पर जो कर लिया जाता था, क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था, वे सारा का सारा इनके पास जाता था, पादरियों के पास जाता था। जो सारा कर लिया जाता था, जो सारा का सारा टैक्स लिया जाता था, वो पादरियों के पास जाता था, ठीक, राइट, यहां तक। इसके बाद हम बातें करें, इन बिशप पादरियों के अपने न्यायालय थे, अपने न्यायालय थे, अपने इनके विश्वविद्यालय थे, अपने न्यायालय थे, अपने इनके विश्वविद्यालय थे, ठीक है। अगली बात, ये जो पादरी होते थे, जो कृषक होते थे, उन कृषकों से भी उनकी उपज का ये 10वां भाग लेते थे, 10वां भाग लेते थे उपज का। इसे टाइथ कर कहा जाता था, इसे टाइथ कर कहा जाता था, टाइथ कर, जिसका अर्थ है धार्मिक कर लिया जाता, धार्मिक कर लिया जाता, धार्मिक कर, इसे टाइथ कर कहा जाता था। अब एक बात देखना, इन पादरियों की हम बातें करें, एक तो इनके पास यहां पर भी भूमि है, इससे भी इनके पास टैक्स आ रहा है, इधर से भी इनके पास टैक्स आ रहा है, पादरियों के पास काफी टैक्स आ रहा है, खुदों की कॉलेज है, खुदों की विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगली बात, अब बात ये थी पादरी, पादरी की योग्यता, पादरी की योग्यता। अब एक बात ये थी कि भाई पादरी क्या हर इंसान बन सकता है? पादरी की योग्यता, महिला पादरी नहीं बन सकती, महिला, कृषक और दास नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। महिला, कृषक और दास पादरी नहीं बन सकते, ये इनके लिए योग्यता थी। अब केवल कौन सा वर्ग बन सकता था? अभिजात वर्ग बन सकता था, अभिजात वर्ग बन सकता था। कुछ इन्होंने, हम बात करें सामंत और जो नाइट थे, इनकी परंपराओं को भी इन्होंने अपनाना प्रारंभ कर दिया, इनकी परंपराओं को भी अपनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसे ये नाइट सामंतों के लिए झुककर सलाम किया करते थे, वैसे ही इन्होंने भी इस परंपरा को अपना लिया, पादरियों ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये पादरी थे। और जो ये बिशप जो थे, ये बिशप जो थे, ये और ज्यादा अमीर थे, अमीर वर्ग था। इन पादरियों में भी जो बिशप थे, वो बहुत ज्यादा अमीर वर्ग था। इस तरीके से इनकी क्रियाक्रम, इस तरीके से ये चलते थे, इस तरीके से थी इनकी व्यवस्थाएं। यह था प्रथम वर्ग, पादरी वर्ग, प्रथम श्रेणी में आता था पादरी। अब इन पादरियों का भी विरोध किया जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में जो बिशप, जो पादरी थे, जो इनकी आय होती थी, ये आय, इसका कुछ भाग पोप के पास जाता था। पोप कहां पर था? रोम में था। रोम में पोप बैठता था और उसके पास इनका धन जाता था। अब ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस के लोग, अब इनके दिमाग में यह था, ये कर यहां पर लेते हैं, लगान यहां पर लेते हैं, और जो इसका टैक्स जाता है वो कहां तक जा रहा है? वो जा रहा है रोम तक जा रहा है, विदेशों में धन जा रहा है।
अब ये लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा था, यहां की व्यवस्थाएं थी। पादरियों के पास अपने जो इनका गिरजाघर होता था उसकी अपनी भूमि होती थी, उस पर ये टैक्स लगाते थे, किसानों से भी ये टैक्स लेते थे, जिसे टाइथ कर कहा जाता था। क्या कर कहा जाता था? टाइथ कर कहा जाता था। ऐसी थी इनकी व्यवस्थाएं, ठीक है। अगला है, अब आ गया भिक्षु। ये हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ भिक्षु शब्द आ गया था। भिक्षु कौन होता है? ठीक? भिक्षु कौन होता है, ये शब्द आ गया। आगे हम बातें करें। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। एक बात समझना, चर्च तो था ही, लेकिन चर्च के अलावा भी एक विशेष वर्ग और भी था इनका, लेकिन चर्चों से नीचे था। ये भिक्षु चर्च से नीचे आते हैं। ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे, वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री, मठ कहते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, इसे नोट कर लीजिए आप, सेंट बेनेडिक्ट इसे नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है साहब। सेंट बेनेडिक्ट था। और दूसरा 910 ईस्वी में बारगंडी में स्थापित क्लूनी थी। क्या थी? क्लूनी थी। सबसे पहले तो आप इस भिक्षु के बारे में समझिए। भिक्षु, सबसे पहले तो आप इस भिक्षु के बारे में समझिए। भिक्षु क्या होता था? भिक्षु, यूं तो हम बात करें, चर्च जो होता है, मुख्य चर्च होता था। क्या होता था? चर्च होता था। लेकिन ये जो चर्च जो होता था, ये चर्च जो होता था, ये शहरों में हुआ करता था, नगरों में होता था, मुख्य यही होता था। लेकिन कुछ गांवों में चर्चित व्यक्ति धार्मिक या जंगल में गुफाओं में रहने वाला, जंगल में गुफाओं में रहने व्यक्ति भिक्षु कहलाता था। क्या कहलाता था? भिक्षु कहलाता। क्या कहलाता था भाई? भिक्षु कहलाता था। क्या कहलाता था? भिक्षु कहलाता था। अब ये जो भिक्षु है, ये शहरों में तो नहीं रहता था। कहां नहीं रहता था? शहरों में नहीं रहता था, ये गांव में रहता था। लेकिन गांव में लोगों की नजरों में बड़ा अच्छा था ये। गांव में लोगों की नजरों में बड़ा अच्छा था ये भिक्षु। बड़ा धार्मिक मानते थे इसका, बड़ा सम्मान किया करते थे। आज भी अपने गांव में बहुत से ऐसे मौलाना मिलेंगे जो दुनियादारी से अलग हैं, गांव में मस्जिदों के इमाम के रूप में रहते हैं, और वहीं पर वो खुश हैं, नक्कस ताबीज देते हैं और इलाज भी हो जाता है। बड़ा लोग उनका सम्मान किया करते हैं। ऐसे ही पंडित हैं बहुत से गांव में। वैसे ही ये भिक्षु थे जो गांव में रहते थे। स्थानीय लोग इनका बड़ा सम्मान किया करते थे, बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन ये भिक्षु गांव में रहते थे, कुछ ये गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है ना, जिनमें मैंने आपके लिए 2 गुफाएं आपके लिए प्रसिद्ध अभी बताई थी। तो ये भिक्षु जो थे, ये बड़े साधारण तरीके से। और लास्ट में एक बात आप ये भी अंतर कर सकते हैं, जो ये चर्च में जो थे, हम बातें करें, जो पादरी जो थे, ये विलासिता की जीवन जीते थे। विलासिता का जीवन जीते थे। ये जीवन जीते थे कौन?
ये पादरी जो थे विलासिता का जीवन जीते थे, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये भिक्षु हैं ये साधारण जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। कौन? ये भिक्षु साधारण जीवन जीते थे, आप ये बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये साधारण जीवन जीते थे भिक्षु। तो ये भिक्षु जो थे बड़े बड़े शांति प्रिय लोग थे, बड़े साधारण जीवन जिया करते थे, ज्यादा मतलब ना था, ज्यादा मतलब इन्हें दुनियादारी से ना था भाई, ठीक है ना। आगे हम चले, अगला है भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने और समय प्रार्थना करने। ये जो भिक्षु थे ये वैवाहिक जीवन भी नहीं जीते थे, इनका विवाह भी नहीं रहता था, अधिकांश गुफाओं में सारा जीवन ईश्वर की, भगवान की उपासना करने में बिता देते थे, पूरा जीवन ऐसे, पूरा दिन ऐसे ही बिताते थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। जैसे भिक्षु थे बहुत से, जैसे अजंता की गुफाओं में हमें भिक्षुओं के बारे में पता चलता है, वहां पर भी भिक्षु रहते थे, ठीक है ना। जैसे एलोरा की गुफाएं थी, जैसे बाघ की गुफाएं थी, धार जिला मध्य प्रदेश में थी, ठीक है ना। जैसे बराबर की गुफाएं थी, तो उनमें से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, भिक्षुओं के बारे में, ठीक। प्रार्थना करना, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षुओं की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। पादरी कार्य के विपरीत जो भिक्षु थे, भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे, लेकिन पादरी की जिंदगी कौन अपना सकते थे? केवल पुरुष अपना सकते थे। कौन अपना सकते थे? पुरुष अपना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन भिक्षु की जिंदगी दोनों अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मेंक तथा स्त्रियों नन कहलाती थी। नन आपने देखा होगा, कुछ कुछ आपने सफेद कपड़ा या काले कपड़े पहनी हुई आपने ननों को देखा होगा, या कभी न्यूज़पेपर में या टीवी पर नन देखा होगा, जो काला कपड़ा पहनती है, बुर्खा भी डालती है ऊपर, नन। वो नन भी भिक्षु होती है। क्या होती है? भिक्षु होती है। वो इसमें रहती है, किसमें? गिरजाघरों में रहती है नन, ठीक है ना। नन पुरुष को मॉन्क कहते थे, ठीक है ना, और महिला को नन कहते थे। कुछ अवबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे, ओबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणी भी विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। हम बातें करें मॉन्क और नन। मॉन्क और नन, ओबे, ठीक है। मॉन्क और नन, मॉन्क में क्या थे? पुरुष थे, नन में कौन थी? महिला थी, नन में कौन थी? महिला थी। इनको आप थोड़ा समझना। हम बातें करें ओबे में, हम बातें करें जो इसकी बात करें, हम भिक्षुओं की हम बातें करें, जो ये भिक्षु थे इसमें पुरुष भी शामिल हो सकते थे और महिला भी शामिल हो सकती थी भिक्षु में। पुरुष को मॉन्क कहते थे, महिला को नन कहते थे। पुरुषों के लिए अलग गुफा और महिलाओं के लिए अलग गुफा थी। महिलाओं के लिए भी अलग गुफाओं का निर्माण किया गया था, पुरुषों के लिए भी अलग गुफाओं का निर्माण किया गया था। दोनों के लिए अलग अलग गुफाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। आगे हम बातें करें, ये विवाह नहीं करते थे, विवाह नहीं करते थे, पुरुष और जो महिलाएं थी, मॉन्क और जो नन थे, नन थे, ये विवाह नहीं करते थे, ठीक है, ये विवाहित रहते थे, ठीक है। लेकिन हम बात करें पादरी और भिक्षु में अंतर थे। पादरी केवल पुरुष बन सकता है, पादरी केवल पुरुष बन सकता है। और हम भिक्षु की बात करें, इसमें स्त्री, महिला और पुरुष दोनों ही बन सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही
दोनों ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए, हम बात करें भिक्षु और पादरी में क्या अंतर है, पादरी केवल पुरुष बन सकता है और भिक्षु की हम बातें करें तो इसमें महिला भी भिक्षु बन सकती है और पुरुष भी बन सकता है, दोनों ही यहां पर बन सकते हैं। क्या हो सकता है? दोनों ही यहां पर बन सकते हैं, दोनों ही ये रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यहां पर दोनों है। तो ओबे कहा जाता था जिसमें मॉन्क पुरुष और नन महिला थी। ठीक है, ओबे, अलग अलग ओबे थे इनके, जिसमें भिक्षु और भिक्षुनियों के थे। ठीक है, 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीर के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंध थे। इन समुदायों ने कला विकास में योगदान दिया। आबेश हिल्डगार्ड, पृष्ठ संख्या 135, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, एक प्रतिभाशाली संगीतक था। कौन? आबेश हिल्डगार्ड। चर्च की प्रार्थना में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हिल्डगार्ड ने, आबेश हिल्डगार्ड ने चर्च में संगीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रार्थना में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक, ऐसा काम भी ये किया करते थे। ठीक है, अगला है बेनेडिक्ट्स मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी। हम बातें करें, मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिसमें हाथ से वो कुछ भी लिख सकते थे, अपने उल्लेख लिख सकते थे, अपने बारे में लिख सकते थे। ठीक है ना। अगला है हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे, जिसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार थे। अध्याय 6, भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। अब इसके सिद्धांत क्या क्या थे उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कितने सिद्धांत बताए हैं? 73 अध्याय थे, जिसमें अलग अलग सिद्धांत थे, उनका भिक्षु पालन करते थे। एक हम बातें करें, एक मठ में एक पुस्तक रखी हुई होती थी जिसमें 73 नियम थे। उन 73 नियमों का भिक्षु पालन करते थे और उन 73 में अध्याय में कौन कौन से नियम थे, जो मुख्य जो नियम है आपकी स्क्रीन पर है, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला था भिक्षु को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। हम बातें करें, जो भिक्षु होते हैं इन्हें बोलने की आज्ञा कभी कभी दी जानी चाहिए, हमेशा नहीं देनी चाहिए। और एक बात है, हमारे यहां पर भी कथा है, विद्वान आदमी कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। अध जल गगरी छलकत जाए, ये कम अधूरे ज्यादा बोलते। दूसरे की बुराइयां भी अधूरे लोग ही करते हैं। महान आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करता। महान टीचर, अच्छा टीचर कभी किसी दूसरे टीचर की बुराई नहीं करता। बुराई वो करता है जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता, वो उसे बुराई करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है। ठीक है, आगे हम बातें करें। विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन। विनम्रता भी थी जिसका अर्थ है आज्ञा पालन। अध्याय नंबर 33 है, किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। यहां पर कहा गया है कि किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए 33 में, अध्याय में। और एक बात है, हमारे यहां पर कबीर जी भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये कबीर जी भी कहते हैं। ये ज्यादा संपत्ति की अगर हम बातें करें, बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम बातें करें, अधिक संपत्ति एक जहर की तरह है। ये बात सही भी है। और साधु संतों के पास ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों के पास संपत्ति होगी तो उसे उसके मोह होगा, लालच होगा, तो उसको तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है साहब। साधु के लिए तो और भी ज्यादा है, ना उसका परिवार है, कुछ भी नहीं है, विवाह वो करता नहीं है, तो उसे संपत्ति की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, राइट बात है भाई। ठीक है, आगे हम बातें करें। अध्याय नंबर 47, आलस्य आत्मा का शत्रु है। जो ये आलस्य है ये आत्मा का शत्रु है। हमें लगता है कि साहब हमें
सुबह सर्दी लगती है या सुबह 5 बजे 5:30 बजे नहीं उठा जाता, आलस्य कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर लिए और सो जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि साहब 1.5-2 घंटा यूं ही बीत गए। तो आलस्य शत्रु है, आलस्य को तो हर ने शत्रु बताया है, ठीक है ना। आलस्य आत्मा का शत्रु है। इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना होता था। जो ये आलस्य है, ये आत्मा का शत्रु है, इसीलिए इनका टाइम सेट कर रखा था। निश्चित ये काम भी करना पड़ता था इन्हें, निश्चित क्या करना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था इन्हें। और साथ ही हम बात करें, निश्चित काम तो इन्हें करना पड़ता ही था, और साथ ही इनका टाइम फिक्स कर रखा था। 5 बजे आपको पूजा करनी है, कितने बजे आपको क्या करना है, सारी चीजें इनके लिए फिक्स कर रखी थी। तो जिससे इनके अंदर आलस्य नहीं आए, वो सारी व्यवस्था इनके लिए की गई थी, ऐसी व्यवस्थाएं थी इनके लिए, ठीक है ना। आलस्य नहीं आना चाहिए। आगे हम बातें करें, चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर है 48 है। मठ इस प्रकार से बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान और कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। अर्थात क्या कहा गया है, जो मठ बनाना चाहिए, भिक्षुओं के लिए जो मठ बनाना चाहिए, ऐसी जगह बनाना चाहिए, वहीं पर चक्की हो, वहीं पर जल हो, वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था हो, सारी चीजें वहीं पर, जिसलिए इन्हें दूर ना जाना पड़े। एक बात थी, हम बातें करें, हम चाहे महावीर स्वामी की बातें करें, चाहे महात्मा बुद्ध की बातें करें, इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, नदियों के तटों पर होती है, पेड़ों के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि पानी भी वहीं पर इन्हें आसानी से मिल जाता है, अच्छी छाएं हैं पेड़ की, वहां पर बैठ जाते हैं, छोटी मोटी बरसात नहीं लगती इन बंदों को, गर्मी का एहसास नहीं होता। तो वही व्यवस्था इनके लिए, सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी सीमा के अंदर होनी चाहिए। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स, लैंगलैंड की कविता क्या है, पियर्स प्लाउमैन 1360 से 70 ईस्वी में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी। नीचे बॉक्स में उदाहरण देखिए, जिसमें भिक्षुणी, नन, भिक्षु, मॉन्क और फ्रॉयर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। हम बातें करें, इसके बाद इनमें परिवर्तन देखने के लिए हमें मिल जाता है, परिवर्तन आता है इसके बाद, जिसके हम बात करें तो ये हमें यहां पर देख जाता है, इनकी कविताओं से भी हमें पता चल जाता है, लैंगलैंड की कविता पियर्स से भी हमें इनका बारे में पता चलता है। चर्च और समाज, अब हम थोड़ा बातें करें, जो ये चर्च और जो समाज था, समाज से चर्च का कैसा संबंध था, चर्च के साथ समाज और लोगों का कैसा व्यवहार था, आपस में कैसे रहा करते थे, कैसा संबंध था, चर्च लोगों से क्या चाहता था, उसके बारे में जान लेते हैं। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहारों का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान ले लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। हम बातें करें, यहां पर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। यूरोप वासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, और जो ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर जो था, जिसे गुड फ्राइडे, ईस्टर माना जाता है, वो इनका एक त्योहार बन गया। उस त्योहार के अनुसार ये चलने लग गए, ईसाई धर्म की परंपरा अपना ली,
सभी लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और उसी के अनुसार चलने लगे, पालन करने लगे उसी के अनुसार। ठीक है, आगे हम बातें करें। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा। अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिश, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों, छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब यहां पर छुट्टियां भी आ गई, ठीक है ना, हॉलीडे आ गए। हॉलीडे के दिन ये बड़े एंजॉय किया करते थे। पहले छुट्टियां नहीं थी तो उस दिन अब ये एंजॉय किया करते थे छुट्टियों का, ठीक है ना, क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। किसका? 25 दिसंबर का, ठीक है, ईस्टर का। इसके बाद हम बातें करें, तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों को या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राएं पर जाते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों पर जाया करते थे, गिरजाघरों में जाया करते थे। इस तरीके से ये जीवन जिया करते थे। परिवर्तन आया था। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती थी और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती थी और जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती थी जो कि उन्नीदी चचू में रात बिता देती थी, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती थी और उनके हृदय को आकर्षित करती थी। तो ये प्रकृति थी, ये प्रकृति थी। कैसी थी प्रकृति? इस तरीके से प्रकृति इन्हें बड़ा मोहित करती थी। ऐसे प्रकृति मोहित करती थी जैसे संगीत से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। हम बातें करें, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते थे और घुमक्कड़ भिक्षु दूर स्थित उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। हम बातें करें, जो ये लोग थे ये तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और जो घुमक्कड़ भिक्षु थे जो जंगलों में रहा करते थे या घूमते रहते थे, उनकी इच्छाएं होती थी कि वो अपने बड़े भिक्षु से मिले छुट्टियों के दिनों। वो चाहते थे कि हम अपने से बड़ों से मिले और छोटे वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि हम इन भिक्षुओं से मिले। अलग अलग सब। देखो क्या होता है, आज जो हमारे पास चीज है हम और अचीव करना चाहते हैं, जो और हमसे, हम किसी और की तुलना करना चाहते हैं कि हम ऐसा बने, और न जाने कौन कितने लोग हमारी तुलना करना चाहते हैं। वैसे ही यहां पर सिस्टम था, वैसा ही सिस्टम यहां पर था, ठीक है ना। और घुमक्कड़ भिक्षु दूर स्थित उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते थे और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते थे, ठीक है, अपनी यात्राओं पर ये निकल पड़ते थे। अगला आगे हम बातें करें, जेफरी चौसर 1340 से 1400 ईस्वी द कैंटरबरी टेल्स, क्या द कैंटरबरी टेल्स, इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई है। यह उसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है ना, द चौसर। हम बातें करें, जिस वर्ग की हम बातें कर रहे हैं, एक पादरी वर्ग की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा वर्ग किसान और स्वतंत्र और बंधक को हम लेकर चलेंगे, किसान वर्ग को हम लेकर चलेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे, जो हमारा वर्ग था जिसकी हम बात कर रहे थे, कौन सा? ये पादरी वर्ग था। ये जो पादरी वर्ग था इनके अपने अपने न्यायालय हुआ करते थे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट आपको इसके डिटेल समझा देता हूं। ये जो पादरी थे, इन पादरियों के अपने अपने न्यायालय हुआ करते थे। शासक इनके लिए जमीन भी देता था और उस जमीन से जो लगान आती थी वो पादरियों के पास आती थी और पादरी अपनी जमीन के अलावा भी कृषकों से धार्मिक कर लिया करते थे, जिसे टाइथ कर कहा करते थे। और ये 10% होता था, 10वां भाग लिया जाता था। ये कितना भाग लिया जाता था? 10वां भाग लिया जाता था ये। और इन पादरियों का जो संबंध, जो रिलेशन माना जाता है, वो रोम में बैठे पोप से माना जाता है। किससे माना जाता है? जो रोम में जो पोप बैठा हुआ था उनसे इनका संबंध स्थापित किया जाता है, उनसे इनका संबंध माना जाता है। कुछ भाग रोम भी जाया करता था। और इन पादरी जो होते थे, पादरी के लिए शर्तें क्या थी? वो अविवाहित रहेगा, महिला पादरी नहीं बन सकती, कृषक पादरी नहीं बन सकता, दास पादरी नहीं बन सकता, ठीक है, ये था। इसके बाद
पादरियों के अलावा कुछ लोग भिक्षु भी बन जाते थे। भिक्षु में पुरुष भी बन सकता है और महिला भी बन सकती है। महिला को नन कहा गया है, पुरुष को मॉन्क कहा गया है। पुरुष को क्या कहा गया है? मॉन्क पुरुष को कहा गया है, ठीक है ना। मॉन्क पुरुष को और महिला को नन कहा गया है। और महिला और पुरुष जो भिक्षु होते थे वो विवाह नहीं कर सकते थे। पादरी भिक्षु में अंतर क्या है? जो पादरी होता है वो केवल पुरुष होता है, भिक्षु महिला भी हो सकती है, ठीक है ना। और भिक्षु जो थे ये गांव में बड़े धार्मिक लोग होते थे, गांव के लोग इनका बड़ा इज्जत और सम्मान किया करते थे। इसके बाद कुछ भिक्षु गांव से बाहर रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। कुछ भिक्षु गांव से बाहर मठों में रहा करते थे और उनका भी लोग इज्जत करते थे, तो उनके लिए गुफाओं का निर्माण करा रखा था। तो ये व्यवस्था थी इन पादरियों की। अपना इनका न्यायालय हुआ करता था पादरियों का, प्रथम वर्ग में आते थे, अपना न्यायालय था, अपना इनकी कॉलेज विश्वविद्यालय थी इनकी, ठीक है ना। और बड़ा शौक और शान से जिंदगी जिया करते थे ये। लेकिन बाद में इन पादरियों के अंदर विलासिता आ जाती है। बाद में क्या आ जाती है? बाद में इनके अंदर विलासिता आ जाती है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तीसरा वर्ग जो है वो कृषक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अब जो हमारा अगला था, जो हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम तीसरा वर्ग जो है ये कृषक वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीसरा वर्ग है कृषक, ये सबसे लास्ट का वर्ग है कृषक वर्ग। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषक वर्ग के इनकी स्थितियां क्या थी, कैसे ये रहा करते थे, कैसे इनका रहन सहन था, कैसे इनका शोषण किया गया था। तो हम कृषक वर्ग के बारे में हम